चलिए, तो मैं सभी हमारे प्यारे बच्चों का, जितने भी बच्चे इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी का स्वागत करता हूं हमारी क्लास में। क्लास 9th की क्लास होने वाली है। चैप्टर का नाम है चुनावी राजनीति। ये आपका क्लास 9th की राजनीति शास्त्र यानी कि सिविक्स का एक अध्याय है, बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। इसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आज टेक्निकली हम लोग क्या करने वाले हैं, दो चीजें करने वाले हैं। एक तो लोकतंत्र के लक्षण हम पढ़ने वाले हैं, उनके बारे में थोड़ा सा आइडिया हम लेंगे, और उसके अलावा हम संस्थाओं के कामकाज और उनसे जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए, तो बिना समय को व्यर्थ करे शुरुआत करते हैं हमारे इस लेक्चर को। इसी के साथ साथ बेटा मैं ये भी बता दूं आप लोगों को कि हमारी ये क्लास अब इस समय से लेकर क्लास के समाप्त होने तक पूर्ण रूप से पढ़ाई को समर्पित होने वाली है। अब चूंकि ये क्लास पूर्ण रूप से पढ़ाई को समर्पित होने वाली है, तो ये आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि आप क्या कर सकते हैं, आप हमारी इस क्लास का पूरे तरीके से बेनिफिट या पूरे तरीके से आप इस क्लास को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करने वाले हैं हम अपनी इस क्लास को और आगे बढ़ते हैं हमारी इस क्लास में। ठीक है बेटा, तो हमारी जो ये क्लास है, इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि यार हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ने वाले थे संविधान से लेकर, और हम एक एक करके इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से अब चर्चा करने वाले हैं। संविधान से हम शुरुआत करने वाले हैं। जब संविधान से हम इस चीज़ को शुरू करेंगे, तो तीन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। और ये तीन चीज़ें क्या हो सकती हैं? ये तीन चीज़ें हैं बेटा हमारी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आज जो हम करने वाले हैं, सबसे पहला पड़ाव हमारा होने वाला है, हम विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में जानने वाले हैं एक एक करके। शुरुआत हम करने वाले हैं हमारी विधायिका से। विधायिका के बारे में हम लोग जो हैं वो जानने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ पहले ही। देखिए आपको एक चीज समझनी होगी कि विधायिका में वे लोग होते हैं जो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। वे लोग जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इसमें इन्हें हम विधायिका कहते हैं। ये जितने भी लोग होते हैं, ये विधायिका का अंग होते हैं। ठीक है, इसमें एक और पहलू आता है कि विधायिका का मतलब होता है कि ये सीधा सीधा मतदान, ये चुनावों से जुड़ा हुआ होता है। चुनाव के साथ संबंध ठीक है, यानी कि संविधान जो है जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है, उसमें विधायिका के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने जाना कि वे लोग जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट और अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट यानी कि सीधे तौर पर भी और सीधा कनेक्शन ना होने के बावजूद भी इनसे चुने जाते हैं, लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, अब जो लोग चुनते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करते हैं, या इसको हम यहीं रोकते हैं, एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। अब हम आने वाले हैं कार्यपालिका के ऊपर। कार्यपालिका कार्यपालिका के बारे में अगर हम जानें, तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो लोग हैं वो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं करते। पहला पॉइंट यही आएगा कि इसमें जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से
चुनाव नहीं होता, इसमें इसमें लोग नियुक्त होकर आते हैं, नियुक्त होते हैं। नियुक्त होने का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं। नियुक्त होना मतलब किसी एग्जाम को क्रैक करके, किसी एग्जाम को क्लियर करके पद प्राप्त करना, पद प्राप्त करना। क्लियर, ठीक है। किसी एग्जाम को क्लियर करके पद प्राप्त करना जो होता है वो नियुक्त करना कहलाता है। इसके अगर आपको थोड़े से एग्जाम्पल देखने हैं, एग्जाम्पल्स में हम ये कह सकते हैं कि आईएएस अधिकारी, ठीक है, यानी कि जो आपका यूपीएससी के थ्रू कंडक्ट होता है। फिर इसके अंदर आपके आईपीएस भी आ जाते हैं, जो अगेन आईपीएस, आईआरएस, और इसके अलावा आईईएस भी हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे पद हैं, जैसे कि पुलिस हो गया आपका, आर्मी हो गया आपका, पर आर्मी को हम इसमें काउंट नहीं करेंगे टेक्निकली, क्योंकि वो सिक्योरिटी फोर्स है बेसिकली। पुलिस हो जाएगा इसके अंदर आपका। इसके अंदर आपके बैंक पीओ वगैरह के लोग आ जाते हैं, पीओ, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, एटसेट्रा। ये जो लोग हैं आपके इसके अंतर्गत आ जाते हैं। क्लियर है, ठीक है। इसे हम कहते हैं कार्यपालिका। लेकिन इसके अंदर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि आपके अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा कहीं ना कहीं उनका चुनाव होता है। जैसे कार्यपालिका में आपके दो अंग आते हैं, एक आपका आता है मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, और एक आपका आता है नौकरशाही। ठीक है, इसको अगर हम थोड़ा सा हाईलाइट करें नौकरशाही को, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये वाला जो पोर्शन है हमारा सारा, ये नौकरशाही को ही दिखाता है। ठीक है, तो नौकरशाही के बारे में हमें यही दिख गया है। लेकिन जो मंत्री परिषद है इसके बारे में ना हमें जानना होगा। टेक्निकली देखा जाए तो इसके बारे में हमें क्या करना होगा, जानना होगा। इसके बारे में हम जानने वाले हैं आगे, क्योंकि अभी हमें क्या करना होगा, पहले विधायिका भी एक अच्छी तरीके से समझनी होगी, तभी हम क्या करेंगे, इस चीज को करेंगे। लेकिन नौकरशाही जो शब्द है ये मैंने आपको कार्यपालिका में ही समझा दिया है। इन तीनों के कामों के बारे में एग्जैक्ट चीजें मैं बताने वाला हूं आपको। अब चलते हैं न्यायपालिका के बारे में, न्यायपालिका के ऊपर। जनता द्वारा चुने नहीं जाते हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तो बहुत दूर की बात है, जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं। जनता द्वारा नहीं नहीं चुने जाते हैं, यानी जनता जो है वो इसमें अपना चुनाव नहीं करती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी ही रखनी होगी। इसको आप मतलब इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, ध्यान रखनी है आपको कि जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं। क्लियर है, जनता से इनका कोई भी लेना देना नहीं होता है, बल्कि जुडिशरी का पेपर देकर जो लोग लगते हैं जज वगैरह वो यहां पर आते हैं, यानी बल्कि एग्जाम क्रैक करके आते हैं, एग्जाम क्लियर करके। अब न्यायपालिका में भी कुछ भूमिकाएं होती हैं, जैसे कि आपके वकील आ जाते हैं और आपके जज आते हैं। यहां पर एक और भूमिका हमें देखने को मिलती है, और ये भूमिका किसकी देखने को मिलती है, हमें पुलिस की देखने को मिलती है।
ठीक है, इनकी भूमिका स्पेसिफिक क्या है, कैसे है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार में हमें क्या करनी है, एक ही मंजिल करना है हमें, एकदम आगे ऐसे बिल्कुल दौड़ नहीं लगानी है, समझते हुए चलना है हर चीज को। ठीक है, वकील, पुलिस, जज, ये तीन नाम आपको यहां पर साफ साफ दिखाई दे रहे होंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये दो तीन चीजें हो गई, न्यायपालिका देख ली हमने, हमने विधायिका देख ली, हमने कार्यपालिका देख ली। अब एक बार इन तीनों के कामों को देखते हैं और फिर समझने का प्रयास करते हैं कि एक संस्था के अंदर किस तरीके से अलग अलग चीजें अलग अलग कामों में लगी हुई हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, वापस से आते हैं और इनके कामों की, कार्य, कार्य कार्य किस किस के, तीनों के। अब इन तीनों के नाम क्या क्या हैं, यहाँ पे आएगा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तीन नाम हमारे सामने आ चुके हैं। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि विधायिका का जो काम है वो है कानूनों को या किसी विधेयक को कानून का रूप देना, किसी विधेयक या दस्तावेज को कानून का रूप देना, कैसे देना है उस पर अभी चर्चा करता हूं, मैं आपको बताता हूं पूरा कि क्यों ऐसा कहा गया है, बिल्कुल बताऊंगा, बिल्कुल समझाएंगे आज इस चीज को, बिल्कुल जड़ तक पहुंचेंगे समस्या की और जड़ समस्या को पकड़ लेंगे एकदम। फिर आता है कार्यपालिका। कार्यपालिका का जो काम है, कार्यपालिका का काम है कोई भी विधेयक या दस्तावेज बनाना और कानूनों को लागू करना। प्लस कानून को लागू करना या इंप्लीमेंट करना। ठीक है, यहां से अगर हम न्यायपालिका की तरफ जाते हैं तो न्यायपालिका का काम क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। न्यायपालिका, जी हाँ, न्यायपालिका के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। न्यायपालिका क्या करती है, कानून की समीक्षा और न्याय करने का काम करती है। कानून की समीक्षा प्लस न्याय देना, यानी कि कानून की समीक्षा तो कर ही रही है पर साथ ही साथ न्याय देने का कार्य भी कर रही है। ठीक है, क्लियर है, तीनों इतने कोई मुश्किल नहीं है। इसको हम हाईलाइट करना चाहें तो हम अच्छे से किसी कलर से इसको हम हाईलाइट कर सकते हैं भाई, से इन तीनों को अलग अलग कलर से हम हाईलाइट कर देते हैं, थोड़ा सा दिखने में और याद करने में भी आपको मजा आएगा। ठीक है, तीन, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों के बारे में हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। हमें एक अंदाजा लग चुका है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की एग्जैक्ट काम क्या है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि विधायिका जो है, भाई न्यायपालिका का तो आपको पता है न्यायपालिका का क्या प्रोसेस है, कैसे है। विधायिका की अगर हम बात करते हैं तो विधायिका किस तरीके से काम करती है उस पर भी चर्चा करना अनिवार्य है, यानी कि उसके बारे में भी जानना अनिवार्य हमारे लिए हो जाता है। ठीक है, तो विधायिका को लेकर चलते हैं सबसे पहले। एक सेकंड दीजिएगा। ठीक है, ये काम करते हैं, इसी को पहले ना इन पूरे की पूरे जितना भी मैंने अब तक कराया है उसी को ही रिवाइज करवाते हैं आपको, यानी कि उसी के बारे में आप लोगों को पढ़ाते हैं, दोबारा से समझाते हैं कहानी के जरिए।
अब इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, सुनिएगा। अब आपकी जो पूरा काम है वो केवल और केवल सुनने का काम है। सुनिए, संविधान आपको पता है, संविधान 2 वर्ष और 11 महीने और 18 दिन में जाके बना था, संविधान आपको पता है। अब संविधान में 3 चीजें दे रखी हैं जो संविधान को बनाए रखने के लिए, संविधान को बांधे रखने के लिए, उसकी मजबूती के लिए बहुत जरूरी है, और वो है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब इसको आप इस तरीके से मत लीजिए, इसको आप ऐसे समझिए कि अ, इसको समझने का सबसे शानदार तरीका कैसे है मैं आपको बताता हूँ। आप अपने परिवार का उदाहरण ले सकते हैं। आपकी जिंदगी में 3 महत्वपूर्ण लोग होंगे, कोई भी 3 महत्वपूर्ण लोग हो सकते हैं, केवल 3 का नाम आपको मुझे देना है। कमेंट सेक्शन में आप लोग क्या कर सकते हैं, उन 3 लोगों का नाम मुझे दे सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल देना है, सब बताया जाएगा। समीक्षा क्या है? समीक्षा होती है जब आप चेक करना, किसी चीज को चेक करना, जैसे कि मैंने आपका टेस्ट लिया और टेस्ट के लेने के बाद मैं आपके आंसर्स चेक कर रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं समीक्षा कर रहा हूं, एक तरीके से चेक कर रहा हूं कि आपने जो लिखा है, आपने जो किया है, आपने जो बोला है वो ठीक है भी या नहीं है। और समीक्षा जो की जाती है न्यायालयों द्वारा वो करी जाती है, क्या कहते हैं, न्यायालय द्वारा जो समीक्षा है वो करी जाती है बहुत चीज़ों को नज़र में रखते हुए, संविधान को नज़र में रखते हुए। ठीक है, तो मैंने बच्चों से पूछा था कि आपको 3 लोग ऐसे बताने हैं जो कि आपके जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें बच्चों ने बोला कि भैया ग्रैंडफादर हैं, फादर हैं और मदर हैं, यानी कि दादाजी, पिताजी और माताजी। किसी बच्चे ने बोला होगा कि भैया केवल टीचर ही हमारे क्या कहते हैं सबसे इम्पोर्टेंट है। तो भैया ज़रा ख्वाबों की दुनिया से बाहर आइए, थोड़ा रियलिटी में जिए, जिए मतलब ज़िंदगी जिए, और हमें सही सही आंसर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके लिए 3 लोग कौन इम्पोर्टेंट है। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने बोला है कि जी पिताजी हैं, मामा हैं हमारे, और टीचर हैं, मतलब माता जी का आपकी ज़िंदगी में कोई रोल ही नहीं है, कोई किरदार ही नहीं है, तो अलग ही कहानी चल रही है। जो बच्चे बोल रहे हैं कि भैया, मैंने आपको बोला था कि परिवार में, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि यार टीचर भी हमारी ज़िंदगी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार अदा करते हैं, लेकिन वास्तविक तौर पर समाज की अगर हम बात करते हैं तो अवश्य ही एक टीचर का रोल बहुत अहम होता है, लेकिन परिवार के बाद। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो भैया आप तो गलत समय पर पैदा हो गए हैं। आपको पैदा होना कब चाहिए था? आपको महाभारत के समय पर पैदा होना चाहिए था। उस समय आप क्या कर सकते थे, आपको बहुत कोई अच्छा गुरु मिलता, आप उसको इतना महान दर्जा देते। ठीक है, तो हम जो बात कर रहे थे, हम जो डिस्कस कर रहे थे, या जिन चीज़ों पर हम डिस्कशन कर रहे थे वो ये था कि मैंने आपसे पूछा कि आपकी ज़िंदगी में 3 सबसे महत्वपूर्ण लोग कौन हैं। तो अब आपका उत्तर अलग अलग आया होगा, लेकिन जब आप संविधान से ये चीज पूछते हैं ना कि संविधान जी मुझे ये बताइए आपकी जिंदगी में 3 ऐसे कौन सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं आपके, या कौन 3 सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, या कौन से 3 लोग हैं जो आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं, तो संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है कि जी मेरी जिंदगी में जो 3 लोग मायने रखते हैं वो है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये 3 मेरे बच्चे हैं, और ये तीनों की तीनों मेरे बच्चे जो हैं मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रिय हैं, सबसे ज़्यादा मेरे को प्यार इन्हीं से ही है। अब अब आपको संविधान के बारे में पता है, तो अब आप क्या करोगे, ज़रा आप उनके बच्चों के बारे में भी जानोगे, आप विधायिका के बारे में जानना चाहोगे। तो ये जो 3 बच्चे हैं, इनके इन तीनों की तीनों बच्चों को संविधान ने ये कह दिया कि यार अलग अलग काम दूंगा, अलग अलग काम दूंगा। जैसे कि आपकी ज़िंदगी में जो 3 सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं उन सभी का आपकी ज़िंदगी में एक अलग महत्व है, अलग काम है। आपके पिताजी जो हैं वो, उनसे आपको डर भी लगता होगा, वो आपको जितना भी खर्चे हैं आपके उन सभी को मतलब बेसिकली सभी का खर्चा भी उठा रहे हैं, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। आपके दादाजी हैं, दादाजी के साथ आपकी इक्वेशन अलग है, आपके दादाजी आपके साथ घुल मिलते हैं, बात करते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं। अगर मैं आपकी माताजी का उदाहरण लेता हूं तो माताजी क्या करती है भैया, मदर जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा ध्यान रखती हैं। तो तीनों का किरदार अलग है, तो ठीक उसी तरीके से संविधान ने जो ये 3 बच्चे हैं उनके विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों के अलग अलग किरदार हैं, इन तीनों के अलग अलग काम हैं, और इन तीनों में अलग अलग लोग हैं, वो एक डिफरेंट चीज़ है। तो विधायिका को काम दिया गया कि यार विधायिका में वे लोग आएंगे जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष यानी कि सीधे जनता ने चुना है आम चुनावों के द्वारा, और अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्टली चुने गए हैं। ठीक है, अब इनडायरेक्टली चुनने का कॉन्सेप्ट कहां पर आता है? इनडायरेक्टली चुनने का जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है आपका विधान परिषद और आपका राज्यसभा में। जी हाँ, ये 2 जगह ऐसी हैं जहां पर इनडायरेक्ट चुने जाते हैं लोग।
राज्यसभा और विधान परिषद। ये जो दो जगह ऐसी हैं बेटा जहां पर आप अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हो। प्रत्यक्ष रूप से जब आपको चुनना होता है तो मुख्यतः आम चुनावों द्वारा ये काम होता है। और आम चुनाव कहाँ होते हैं? आम चुनाव होते हैं लोकसभा और विधानसभा में। लोकसभा विधानसभा, इसको ये मिट रहा होगा यहां से, इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं भाई। विधानसभा के अलावा जो आम चुनाव होते हैं वो पंचायत में भी होते हैं और पार्षद के भी होते हैं। चेयरमैन के भी चुनाव होने लग गए हैं आजकल, तो चेयरमैन भी आप लोग आजकल डायरेक्ट चुनते हो कई जगह पर। तो ये कुछ लोग हैं जिनको प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, और अप्रत्यक्ष जो लोग हैं वो है राज्यसभा और विधान परिषद। अब ये लोग वो हैं जो कि इस तरीके से चुने जाते हैं, चुनाव के साथ इनका सीधा संबंध होता है, लगभग विधायिका के हर अंक का। ठीक है, चुनाव के साथ सीधा संबंध है। तो विधायिका जो कि संविधान का एक बच्चा था, उसको ये काम दे दिया गया। अब जब उसको दूसरा काम दिया गया, जब उसको दूसरे काम के लिए चुना गया, तो वहां पर क्या कंडीशन रखी गई कि भैया कार्यपालिका जो होगी उसमें ज्यादा, इसमें जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं होगा, यानी कि कार्यपालिका में चुनाव सीधे तौर पे नहीं होगा। इसमें लोग क्या होंगे? नियुक्त होंगे, और नियुक्त का मतलब है कि किसी एग्जाम को क्लियर करके इस पद पर पहुंचे होंगे। मुख्यतः इसमें क्या होता है, आपके जितने भी नौकरशाही है, ब्यूरोक्रेसी जो है आपकी, ब्यूरोक्रेसी जिसमें आईएएस यूपीएससी वगैरह के थ्रू, आईपीएस भी, आईआरएस भी, आईईएस भी, पुलिस, पीओ यानी कि जो आपके प्रोबेशनरी ऑफिसर्स हो गए हैं एटसेट्रा, इसमें आपके पीसीएस से चुने गए ऑफिसर्स, एसएससी से चुने गए ऑफिसर्स, ये लोग सभी इसके अंदर, इस पद के अंतर्गत आ जाते हैं। क्लियर है? ये पार्ट यहाँ हो गया। अब मंत्री परिषद की जब बात करता हूं, तो मंत्री परिषद जो होती है बेटा, वो अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है, यानी कि मंत्री परिषद में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही शामिल होते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य, और इनका चुनाव किसके द्वारा होता है? पीएम एंड सीएम द्वारा इनका बेसिकली चुनाव होता है। तो बेसिकली एक कैबिनेट है, इंग्लिश में जिसको हम कैबिनेट बोल देते हैं ना, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, और आपका संचार यातायात मंत्री, कई सारे पद, कई सारे डिपार्टमेंट हैं। तो मंत्री परिषद और नौकरशाही ये आपस में साथ मिलकर काम करती है बेटा, ये आपको ध्यान रखना होगा कि नौकरशाही और मंत्री परिषद साथ मिलकर काम करती है। अगला माना जाता है न्यायपालिका, यानी कि जनता द्वारा बिल्कुल नहीं चुने जाते हैं, बल्कि एग्जाम क्लियर करके इनको आना होता है। इसमें आपके 3 क्षेत्र आ रहे हैं, एक वकील आते हैं, एक पुलिस आती है और एक जज आते हैं। जज जो हैं भैया हमारे यहाँ पर, उन्हें अगर हम 3 स्टार दे दें, वकील की भूमिका 2 स्टार की, और पुलिस की भूमिका भी सिंगल स्टार की। तो न्यायपालिका में पुलिस की भूमिका भी क्या है, वकीलों के बराबर ही होती है, लेकिन जज का जो किरदार होता है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। इसी के साथ बेटा अगर हम इसको और थोड़ा बेहतर तरीके से करें, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपको एक स्तर बता देता हूं मैं, किस प्रकार से इनका स्तर जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इसमें हम ये देखते हैं कि सबसे ऊपर आता है एससी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, यानी कि उच्चतम न्यायालय। ठीक है, यहां आता है एचसी, यानी कि उच्च न्यायालय, और नीचे आता है डीसी, यानी कि आपके बेसिकली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं, जिला न्यायालय आते हैं। क्या आते हैं? जिला न्यायालय, जिला न्यायालय। ठीक है, ये 3 हमारे यहां से चीजें आ जाती हैं। क्लियर है ये चीज सभी को? ठीक है, एक पॉइंट आपका यहाँ पर हो गया है कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो कि उच्च न्यायालय है, और डीसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो कि आपका जिला न्यायालय हो जाता है। ये चीजें हमारी यहाँ पर स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देती है।
अब इस चीज को हम आगे बढ़ाते हैं और आगे लेकर चलते हैं तो हमें क्या पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि कार्यों की अगर हम बात करते हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो विधायिका विधायिका यानी कि जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जिसके अंदर हमारे क्या क्या आ रहे थे, हमारे विधायिका के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, पंचायत, पार्षद और आपके चेयरमैन जो हैं ये लोग आते हैं। इसके अंदर से हमारे केवल दो, इसके अंदर से हमारे जो दो आ जाते हैं, जिसमें से एक आपका राज्यसभा, एक आपका विधान परिषद, ये दो एक ऐसे कॉलम है जो कि अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अब उनके बारे में भी जानेंगे, जब राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे, जब विधान परिषद के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पर भी हम ये जानेंगे कि इनका चुनाव कैसे होता है। एक एक करके एक एक स्टेप को बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से हमको जानना होगा, पढ़ना होगा, समझना होगा और प्रयास ये करना होगा कि जितने बेहतर तरीके से हम समझ सकें इस कॉन्सेप्ट को, उतना ही बढ़िया हमारे लिए ये जो चीज है ये हो सकती है। ठीक है, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अब जब हम बात करते हैं कार्यपालिका की, तो कार्यपालिका में देखिए, सुनिए, वापस विधायिका पे आते हैं। किसी विधेयक, दस्तावेज को कानून का रूप देना, यानी यहाँ पर ये लोग, कोई विधेयक इनके पास आ रहा है, कोई दस्तावेज, कोई डॉक्यूमेंट इनके पास आ रहा है, उस जो डॉक्यूमेंट इनके पास आया है उसको कानून का रूप देना है इन्हें। समझो इस बात को। कार्यपालिका का अगर आप पढ़ोगे तो किसी विधेयक या दस्तावेज बनाना, यानी कि जो विधेयक या दस्तावेज कार्यपालिका के द्वारा बनाया जा रहा है वो दस्तावेज विधायिका के पास जाता है और फिर विधायिका ये सोचती है कि उनको उस पर कानून बनाना है या नहीं बनाना है। वहीं पे कार्यपालिका का एक और काम आता है, वो है कि अगर ये कानून का रूप दे देती है विधायिका, तो वापस वो चीज कार्यपालिका के पास आती है और कार्यपालिका क्या करती है, उसे कानून का रूप दे देती है, या कानून जो है उसको लागू कर देती है। रूप नहीं देती, रूप विधायिका देती है, कानून को लागू करती है कार्यपालिका। क्यों करती है, समझिए इस बात को। क्योंकि कार्यपालिका के अंतर्गत मंत्री परिषद और नौकरशाही दोनों काम करते हैं और विधायिका में चुने हुए लोग आते हैं, यानी कि विधायिका में कोई ऐसी कंपलसरी नहीं होता है कि आपको इसके लिए इतनी डिग्री चाहिए, आपको इतना पढ़ा लिखा होना जरूरी है। ये कोई कंपल्सरी मतलब जरूरी नहीं है ये चीज। लेकिन कार्यपालिका में मंत्री परिषद जो होती है वो चुने हुए लोगों द्वारा आते हैं, ठीक है, और जो नौकरशाही होती है वो एग्जाम क्लियर करके लगती है। तो किसी विधेयक, किसी दस्तावेज या किसी भी कानून को बनाने के लिए जो भी नॉलेज आपको होनी चाहिए, जो इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, वो केवल कार्यपालिका के पास होती है। अब विधायिका इतनी सक्षम नहीं होती है, लेकिन क्योंकि विधायिका जनता के द्वारा चुनकर आती है, इसलिए अंतिम जो अधिकार है वो विधायिका के पास होता है कि इसको मुझे कानून का रूप देना है या नहीं देना है। तो ये फर्क होता है दोनों में। तीसरी जो न्यायपालिका आपकी है वो करती है कानूनों की समीक्षा, यानी कि कानूनों को बेसिकली चेक करने का काम, चेक कि भैया कानून संविधान के अनुसार है या नहीं है। समीक्षा का मैं यहां मैंने लिख देता हूं, समीक्षा यानी कि संविधान के अनुसार कोई वह कानून है या नहीं है, संविधान अनुसार है या नहीं, अनुसार है या नहीं है। ठीक है, तो ये समीक्षा जो है हमारी यहां से निकलकर हमारे सामने आ जाती है। क्लियर होगा ये पॉइंट सभी को, इसमें किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। आई होप आप लोगों को ये चीज जो है वो क्लियर बहुत ही अच्छे तरीके से हो गई होगी, इसमें दिक्कत आपको नहीं आनी है कोई, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है बेटा, आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा, ये जो पॉइंट है हमारा, ये भी आपका क्लियर हो चुका है। अब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यानी किसी विधेयक, दस्तावेज को कानून का रूप देना है या नहीं देना है, ये सारी की सारी चीजें हमारी यहाँ पर हमारे समक्ष हमको दिखाई देती है। अच्छा, इसी के साथ बेटा एक और चीज आप लोगों को करनी है, और काम क्या करना है आप लोगों को, कि आप लोगों को कमेंट सेक्शन में थम्स अप जरूर दे देना है कि भैया हमें समझ आ चुका है, ताकि क्लास समाप्त होने के बाद जब मैं आप लोगों के कमेंट्स देखूं तब मुझे ये क्लियर हो जाए कि यार हमारे जो बच्चे हैं वो, उन सभी को ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। मैं एक बार आप सभी को स्लाइड जो है वो दिखा देता हूं सारी। जैसे कि अगर मैं न्यायपालिका वाली स्लाइड की बात करता हूं, तो अगर किसी बच्चे ने न्यायपालिका वाला पोर्शन किसी का रह गया है, तो बेटा आपके पास समय है कि आप इस क्लास की वाली जो स्लाइड है इसको आप देख सकते हैं। फटाफट मैं आपको तकरीबन 20 सेकंड का समय देता हूं इस स्लाइड को नोट डाउन करने का। जल्दी से बेटा इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
थम्स अप देना नहीं भूलिएगा। हमने हमारी आज की इस क्लास को बहुत स्पेशल बना दिया है, क्योंकि हमने जिस तरीके से अप्रोच करा है इस चैप्टर को इस लेक्चर के अंतर्गत, ये आपके बहुत काम आएगा। आपके लिए चीज़ों को समझना बहुत आसान हो जाएगा। जिन बच्चों को न्यायपालिका समझ में नहीं आया है, मैं उनको साधारण शब्दों में बता देता हूं कि न्यायपालिका में जो जज होते हैं वो चुने नहीं जाते हैं। उनका क्या होता है, उनको एग्जाम क्रैक करना होता है जुडिशरी का, और फिर उनका सिलेक्शन होता है जिला न्यायालयों में, वहां से उच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय के बाद आप जैसे जैसे सीनियर होते जाते हैं, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, आपको उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जगह मिल जाती है। ठीक है, क्लियर है आप सभी को? आई होप आप सभी को ये जो चीज़ है वो अच्छे से क्लियर हो गई होगी, इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं पीछे की तरफ चलता हूं थोड़ा सा। अगर आपने विधायिका वाली कार्यपालिका वाली स्लाइड नोट नहीं करी है, तो ये रहा आपके पास करीबन 20 सेकंड का समय। बेटा आपको समय मिलता है, आप कार्यपालिका वाली स्लाइड को भी नोट डाउन कर सकते हो, इसमें भी आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, थम्स अप का मतलब है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई हैं। इसका जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें हम इसके आगे की पढ़ाई को जारी रखेंगे। ठीक है बेटा, आई होप आप सभी ने कार्यपालिका वाला पार्ट भी नोट डाउन कर लिया होगा, और संविधान वाला जो विधायिका वाला पोर्शन है उसके लिए मैंने आप लोगों को ऑलरेडी काफ़ी सारा समय दे दिया है। इसी के साथ बेटा मैं जो हमारी जो ये क्लास है इसको मैं अब समाप्त करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी, लगभग सभी बच्चों को, कि यार आप सभी बच्चों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर अब इस क्लास में हमारी हो गए होंगे। थैंक यू सो मच बच्चों हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब आपसे फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में। बने रहने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बाय बाय।